नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और साथ ही साथ सत्य हिंदी के सभी पोर्टल्स के दर्शकों का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। आज बातचीत भारत अमेरिका 2+2 डायलॉग की, क्योंकि इस वक्त नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री और उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद हैं। एक साथ संयुक्त रूप से बैठक होगी दोनों ओर के विदेश और रक्षा मंत्रियों की। ये तीसरी दौर की मुलाकात है, थर्ड 2+2 डायलॉग है, जो कल होनी है दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। और इस बातचीत को कैसे देखा जाए, क्योंकि अब एक हफ्ते से कम का वक्त रह गया है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में। तो इस वक्त इस बातचीत के होने के आखिर मायने क्या है? क्या इसमें से सही में कोई ठोस नतीजों की भी उम्मीद है, या फिर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक सिग्नलिंग की ही हम इसमें उम्मीद लगाएं? इस पर बातचीत करने के लिए खास पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं विष्णु प्रकाश, आप भारत के पूर्व राजदूत, राजनयिक रह चुके हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी। सुहासिनी हैदर, आप कूटनीतिक संपादक और राष्ट्रीय संपादक हैं द हिंदू की। और साथ ही हर्ष बी पंत हैं, आप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम के हेड हैं और साथ ही किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर भी। बहुत शुक्रिया। अगर शुरुआत आपसे कर सकूं एम्बेसडर प्रकाश, इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे कि अभी आखिर इस बातचीत की क्या जरूरत थी, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप वापस वहां सत्ता में लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या इसकी अपनी एक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म हो जाती है इस तरह से मिलना अभी इन टॉप नेताओं का। स्मिता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इलेक्शंस 8 दिन दूर है। तो इस वक्त जो राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेसिडेंसी है वो फेड हो रही है। वापस आते हैं कि नहीं नहीं मालूम है। तो इस समय ये जो मीटिंग होना यूजुअल नहीं है। और ये भी सच है कि हमारे विदेश मंत्री और पोम्पेयो इस महीने टोक्यो में मिले थे। और सुना ये जाता है कि दोनों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका के इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के चहेते नहीं हैं। वो उनसे खफा हैं। वो हर कुछ महीने में अपने हर एक मंत्री से खफा हो जाते हैं। तो ये इस वक्त ये लगता है कि वो उनसे भी नाराज हैं। पर ये देखिए कि इस समय में, कोविड के समय में, जो अगर ये दो मंत्री जो कि अहम मंत्री हैं, इन्होंने ये समझा है कि बहुत जरूरी है इनका फिजिकली ट्रैवल करके भारत आना। और ये इसमें ही बहुत मायने रखता है। कहाँ तो विदेश मंत्री भारत और अमेरिका के सालों साल नहीं मिलते थे और अब लगातार मिलते हैं। और एक अहम एग्रीमेंट बैका उसके साइन होने की उम्मीद है। और जो समझ आया है कि इस मीटिंग के दौरान रक्षा का, सिक्योरिटी का, डिफेंस का, रीजनल इश्यूज, इंडो पैसिफिक रीजन का भी कवर होगा। और जाहिर है कि चीन के बारे में भी बात होगी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आखिरली बात यह है कि इससे ये भी दर्शाता है कि रिश्ते किस तरह से मजबूत हो गए हैं। क्योंकि चाहे ये अक्टूबर हो गया था, पर दोनों देश नहीं चाहते थे कि इसमें कोई रुकावट, कोई गैप पड़े। तो मैं इस मीटिंग का स्वागत करता हूँ। तो जो आपने सही बात कही, और मार्क एस्पर जो कि रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वहां डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, और उनके जो है ट्रम्प के कैबिनेट से निकाले जाने की बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सुहासिनी, कल ही वहां रिपोर्ट्स चल रही थी कि अगर ट्रम्प दोबारा जीत कर आते भी हैं तो शायद एफबीआई डायरेक्टर, उनके सीआईए डायरेक्टर मार्क एस्पर, इन सभी को जो है वापस से उनको फायर कर दिया जाएगा जल्द ही। तो ऐसे में जो एम्बेसडर प्रकाश कह रहे हैं कि ये वर्चुअल मीटिंग भी नहीं है, ये एक फिजिकल मीटिंग है। आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल सिग्नलिंग है इसके पीछे क्लियरली चाइना इज ऑन देयर माइंड? हाँ, मतलब चीन का यहाँ पर जरूर एक मतलब एक जरूर एक पार्ट प्ले करता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो हमने देखा है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो संबंध है और जो क्वाड के जो संबंध है बहुत बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक कॉमन फीलिंग सी है कि चीन का मुकाबला अभी करना पड़ेगा। अगर हम अभी चीन की तरफ से जिस तरह के हम अग्रेशन देख रहे हैं, इसका मुकाबला ना करें तो शायद बाद में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा ये भी जरूर है, और मैं एम्बेसडर प्रकाश के साथ सहमत हूँ कि इसकी जो टाइमिंग है, एक इलेक्शन के एक हफ्ते पहले सच्ची अनयूजुअल है। और इसकी वजह ये है कि एक हफ्ते में तय हो जाएगा
कि क्या अगर सेक्रेटरी पॉम्पेओ आते भी यहाँ पे तो एक हफ्ते बाद में पता चल जाता कि जो ये हमें अश्योरेंसेस दे रहे हैं मिस्टर पॉम्पेओ और मिस्टर एस्पर, तो उन अश्योरेंसेस के क्या मायने हैं। आज जो वो अश्योरेंसेस देंगे, ये जरूर है कि हम जैसे बेका एक एग्रीमेंट है उसको साइन करेंगे, उस पर कोई दो राय नहीं है कि जो भी अगली सरकार आएगी अमेरिका में वो भी उसी को निभाएगी। लेकिन जिस तरह के हमें अश्योरेंसेस मिल रहे हैं, क्या वो निभा पाएंगे या नहीं। और मैंने हाल ही में इसी पर लिखा था कि 2016 में हमने एक बार ये हम कर चुके हैं, जहाँ पे उस वक्त सेक्रेटरी केरी इधर आए थे और उन्होंने बहुत मतलब कहा था कि हमें पेरिस अकॉर्ड पे साइन कर देना चाहिए, और हमने जो साइन किया था बशर्ते हम उसको वैसे भी साइन कर लेते क्लाइमेट चेंज के अकॉर्ड पे, हम वैसे भी ज्वाइन करने को तैयार थे क्योंकि इंडिया का अपना कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज की तरफ तहत। बट जो अमेरिका ने उस वक्त हमें जो अश्योरेंसेस दिए थे फिर वो निभा नहीं पाए थे, क्योंकि एक नई सरकार आ गई थी। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि पेरिस अकॉर्ड हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और इंडिया के लिए जिस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी में वो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे उन्होंने नहीं किया। तो इतना जरूर है कि जो भी हम इस मीटिंग में जो भी डिसीजन होंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, इनको एक बार फिर उनको दोहराना पड़ेगा जब नई सरकार आएगी। लेकिन हर्ष, मैं बेका के बारे में सब बात कर रहे हैं, जो बेसिक एक्सचेंज अग्रीमेंट है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, उस पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन थोड़ा सा पहले वाले सवाल को ही अगर आगे लेकर जाऊं, इसमें स्केप्टिसिज्म भी है इसकी टाइमिंग को लेकर, इसको वेलकमिंग भी किया जा रहा है। आपको नई दिल्ली से क्या सेंस मिल रहा है? क्या दिल्ली ने इसे वेलकम किया? क्या दिल्ली से कहीं कोई पुशबैक था? कभी करके कोई फायदा नहीं? क्या एक लगता है कि चलिए एक पॉलिटिकल मोमेंटम तो कम से कम सेट हो जाएगा कि नई एडमिनिस्ट्रेशन अगर आती भी है, जिसकी भी हो, एक ट्रांजिशन पीरियड अगर होता है, अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं, तो उसमें कम से कम इस रिश्ते को जो बाइपार्टिसन सपोर्ट है वो आज एस्टैब्लिश हो जा रहा है और एक मोमेंटम इसे हासिल होगा आगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप भारत और अमेरिका के संबंधों को देखें, उसमें पहले और भारत की तरफ से कहा जाता था कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, बहुत पर्सनालिटी ड्रिवन है। तो मुझे कहीं पर ये लग रहा है कि 2+2 डायलॉग का समय अपने आप में इसलिए भी सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जो एक काफी समय से हमारी एक परेशानी थी कि बड़े पीक्स एंड ट्रोफ्स आते हैं रिलेशनशिप में। कोई पर्सनालिटी आ गई तो उसने आगे ले गई, कोई अच्छा प्रेसिडेंट आया तो हम वाहवाही करते हैं, और कोई परेशानी देने वाला आया तो उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं शुरू में। तो कहीं पर उस मुद्दे से हम आगे बढ़ गए हैं। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पिछले 5, 6, 7 सालों में हुआ है, उसका ही नतीजा है कि चुनाव से पहले इस तरह की मीटिंग हो रही है। और हो सकता है चुनाव के बाद 3 नवंबर के बाद होती तो कुछ उसके और अलग डायनामिक होता। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार तो चल रही है आपकी, तो जनवरी तक तो ट्रम्प साहब रहेंगे इस सरकार में। अब आप कहेंगे कि जनवरी के बाद आना चाहिए था, तो जनवरी के बाद फिर वो बाइडेन साहब बनाते अपनी डिफेंस सेक्रेटरी, किसी को बनाते सेक्रेटरी, वो 6 महीने बाद आना चाहिए था। तो देखिए, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुझे लगता है इसमें डिप्लोमेटिकली ये एक तरह से रिडंडेंट आर्ग्यूमेंट है कि कब होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशनल टाइम में हो रहा है। और मुझे लगता है भारत अमेरिका संबंधों को एक जो नई कगार पर खड़े हैं, उस पर अगर हम उस प्रिज्म से देखें तो ये इसमें कोई परेशानी वाली बात मुझे नजर नहीं आती। लेकिन ये जरूर है कि जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, वो फिर से डिस्कस हो जाएंगे जो नई सरकार आएगी। लेकिन जो एग्रीमेंट होंगे वो तो सैक्रोसैंक्ट रहेंगे। तो ऐसे में हर्ष, इससे हम उम्मीद क्या करें इस वक्त आउटकम्स की? हम एक बात कर रहे हैं बेका की, क्योंकि दर्शकों को बताते चले कि भारत और अमेरिका के बीच में 2016 में और 2018 में 2 अहम फाउंडेशनल पैक्ट साइन हुए हैं। आज जिस तरीके से भारत और अमेरिका के मिलिट्रीज के बीच में, सेनाओं के बीच में, नौसेनाओं के बीच में बहुत बढ़कर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, तो इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए ये फाउंडेशन पैक्ट्स हैं जो जरूरी हो जाती हैं। और लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट थे। अब बेका के जरिए जो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप हाईली एक्यूरेट सैटेलाइट डेटा, नॉटिकल चार्ट्स, एरोनॉटिकल चार्ट्स, ये सब एक्सचेंज करेंगे दोनों मुल्कों के बीच में।
बेका को लेकर हर्ष जो रिजर्वेशंस थी 10 सालों से चल रही थी कि किस रीजन को लेकर ये रेसिप्रोसिटी के बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे या नहीं, आपको लगता है कि अब अगर कंसेंसस बन रहा है और इसके साइन होने की उम्मीदें हैं तो ये रेसिप्रोसिटी दिखेगा इस अग्रीमेंट में? मुझे लगता है दिखेगा, और मुझे लगता है कि भारत और जो अमेरिका के जो डिफेंस रिलेशनशिप हैं, जो मुझे लगता है सभी ऑब्जर्वर्स इससे एग्री करेंगे कि डिफेंस रिलेशनशिप ने जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है उसको ड्राइव किया है पिछले कुछ सालों में। तो जो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स धीरे धीरे हमने कंक्लूड किए, उसके बाद जो डिफेंस एक्सरसाइजेस हुई, जो एक कंफर्ट लेवल है डिफेंस डिफेंस फोर्सेस के बीच में, वो इस समय इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार आए जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी भी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं, और वो दोनों कन्वर्ज कर रही हैं। तो उसमें चाहे बाइडेन साहब उसको लेकर आगे बढ़े या ट्रम्प साहब लेकर आगे बढ़े, बढ़ना आगे ही है। सवाल ये है कि जो सवाल कई प्रश्न भारत ने पहले उठाए थे, और इसी फाउंडेशन एग्रीमेंट को लेकर नहीं, पहले से जो जिसका आपने जिक्र किया, सारे फाउंडेशन एग्रीमेंट्स इसीलिए अटके थे, पूरे 10 साल अटके रहे। लेमुआ को आप अगर देखें, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट 10 साल अटका दिया एंटनी साहब ने, सिर्फ इसलिए कि उसमें हमको लग रहा था रेसिप्रोसिटी नहीं मिलेगी और पता नहीं अमेरिकी सोल्जर्स भारत में आके क्या करेंगे। तो उसको अगर आप देखें तो अब आप जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस आज होते हैं, और जो हम टैक्टिकल डिटेल्स में जा रहे हैं, जहां हम देखिए इंटरऑपरेबिलिटी तो नहीं आएगी। इंटरऑपरेबिलिटी के लिए तो आपको पूरे सिस्टम्स चेंजेस करने पड़ेंगे, और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए तो आपको खुद भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको अगले कुछ सालों में तैयार करने हैं। तो उसके लिए तो कहीं पर भारत को अपनी रक्षा नीति को एक तरह से पूरा ऊपर से नीचे तक उसका आंकलन करना पड़ेगा कि आपको क्या ऐसी इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए अमेरिका के साथ, या आप उसके लिए केपेबल है। मुझे नहीं लगता कि भारत इस समय जितने तरह के प्लेटफॉर्म्स हम ऑपरेट करते हैं, हम इंटरऑपरेबल हो जाएंगे किसी के साथ भी। लेकिन जो डायरेक्शन है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो क्लियरली ये दिखाती है कि बेका का जो रिक्वायरमेंट है, बेका की जो बेसिक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स दोनों तरफ से हैं, और खासकर इस समय भारत के लिए जब आप देखें जिस तरह से आपका चीन के साथ इस समय विवाद चल रहा है, आपको किस तरह की इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट्स है, और जो भी इस समय डिस्कशन हो रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पास बेका साइन हमने नहीं किया है, लेकिन अगर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस कोऑपरेशन देखें तो बहुत स्काई हाई है इस समय। इसमें कोई इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमको अमेरिका से मिल रही है। तो वो अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी एट ए डिप्लोमेटिक लेवल इस समय ये एग्रीमेंट पेश कर रहा है। जो रिंकल्स थी वो साफ कर दी गई हैं, और इसको अगर आप कंक्लूड करेंगी तो एक तरह से जो 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स इस समय कंक्लूड हो रहे हैं, वो एक तरह से रैपिंग अप हो गया है इस डिस्कशन का, कि ये डिस्कशन एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है जब भारत और अमेरिका कॉन्फिडेंटली एक साथ डिफेंस इश्यूज को एक होलिस्टिक तरीके से देख सकते हैं और कोऑपरेट कर सकते हैं। सुहासिनी, आपको क्या लगता है कि ये बेका ही जो है, इसकी हालांकि इसको अब लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पर देखा जा रहा है, काफी वक्त से चूंकि इसमें चर्चाएं चल रही हैं, क्या यही हाईलाइट रहेगा कल जब हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात खत्म होगी, अग्रीमेंट साइन होंगे, और जो डिफेंस रिलेशंस हैं इंडिया अमेरिका के बीच में, आज की तारीख में आपका सेंस उस पर क्या है कि क्या ये रिलेशन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल है, खास करके इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन सेल्स के नजरिए से भारत जो खरीदारी भारत की बढ़ी है, उसने क्या और ज्यादा इस रिश्ते को एक तरीके से ज्यादा सीमेंट किया है? देखिए स्मिता, एक तो हाँ, बेका ये जो कल वार्ता होगी, बेका उसका एक बड़ा हाईलाइट होगा। ये हम 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स साइन कर चुके हैं, इस पे हम अटक गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन 2016 के बाद अगर देखें तो पहले लेमुआ साइन हुआ था, फिर कॉमकासा साइन हुआ था ऑन कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, फिर उसके बाद GSO MIA जो हमने साइन किया था, और फिर पिछले 2+2 में GSO MIA का एक भाग था LSA। तो ये सब मतलब अल्फाबेट जैसे लगते हैं, लेकिन ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके थे, ये चौथा वाला था। तो ये जरूर एक मतलब एक ठोस कदम है दोनों देशों के बीच में। जहां तक डिफेंस रिलेशंस की बात आप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ये डिफेंस सेल्स पे ये अब टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तो डिफेंस सेल जरूर बढ़ी हैं, और हम अब ज्यादा और ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं। दूसरी जगह है एक्सरसाइजेज में, जैसे हमने पिछले महीने भी देखा जो पास एक्सरसाइजेज हुई थी,
और अगले महीने जो क्वाड की एक्सरसाइजेस होंगी, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हम ज्यादा भाग ले रहे हैं एक दूसरे के साथ। और तीसरा मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक विजन में एक यूनिटी दिखाई दे रही है अमेरिका के साथ। अगर आप देखें कि पिछले साल में जिस तरह से हमने क्वाड में हम शामिल हुए, हालांकि 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा था कि ये क्वाड कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडो पैसिफिक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे लिए एक जियोग्राफिकल एरिया है। लेकिन 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि इसका एक स्ट्रेटेजिक विजन निकल रहा है। और इस महीने जो टोक्यो में हमने सुना था मिस्टर पोम्पियो से, जहां उन्होंने कहा कि इस क्वाड को हमें ऐसे बढ़ाना चाहिए कि चीन के खिलाफ हम एक काउंटर बना सके। चीन के कोअर्शन, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, उसके खिलाफ एक, तो उसी डायरेक्शन में मुझे लगता है कि हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये वार्ता होगी तो एक तो ये अग्रीमेंट्स को हम देखेंगे, दूसरी चीज है हम ये भी देखेंगे कि मिस्टर पोम्पियो क्या कहते हैं, क्योंकि उनके अक्सर मिस्टर पोम्पियो के जो स्टेटमेंट्स होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स वो कहते हैं, और चीन के मामले में तो बहुत कुछ कह गए हैं ऑलरेडी, और शायद और भी कहेंगे कल। तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज हमें क्लोजली देखनी पड़ेगी। एक तो प्रोफेसर पंत ने जो कहा था बिल्कुल ठीक है कि भारत को देखना पड़ेगा कि हम इंटरऑपरेबिलिटी कर सकते हैं या नहीं। अगर हम इस साल या अगले साल रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम्स ले रहे हैं और यूएस को डिसाइड करना है कि हमें सैंक्शंस करें या नहीं, तो क्या हम उसके साथ फिर हमारे जो दूसरा हार्डवेयर है उसके साथ, और फिर अमेरिका के साथ हम एक ये इंटरऑपरेबिलिटी की बात भी कर सकते हैं या नहीं। दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो चुनौतियां हैं, भारत की जो चुनौतियां हैं, मैरीटाइम स्फीयर में जरूर हैं, इंडो पैसिफिक में जरूर हैं, लेकिन हमारा एक कॉन्टिनेंटल चैलेंज है, और वो कॉन्टिनेंटल चैलेंज चीन के साथ एक द्विपक्षीय चैलेंज है, चुनौती है, जो हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दिखती है, जहां 3500 किलोमीटर की दूरी पे चीन और भारत के जो सैनिक हैं आज एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी, मतलब जो हमारे मैरीटाइम स्फीयर में कोई भी हमारा जो कोalition, उसमें हमारी किसी तरह से मदद करता है? जरूर कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इस तरह से तो मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो चुनौती है उसमें भारत को अपने आप ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वहां पर बात जाकर अटक जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसका ये सवाल मैं इनफैक्ट एम्बेसडर प्रकाश से पूछना भी जा रही थी, और थोड़ा दर्शकों को बता दें कि जब हम क्वाड्रिलैटरल का जिक्र करते हैं तो उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की हम बात करते हैं। इनके विदेश मंत्रियों के बीच में आखिरी मुलाकात टोक्यो में हुई थी, और उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज जो भारत, अमेरिका और जापान के बीच आखिर हुई थी, उसमें अब वापस से ऑस्ट्रेलिया को 2007 के बाद वापस आने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है, जो अगले महीने होने जा रही है बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी एरिया में। एम्बेसडर प्रकाश, जिस बात का सुहासिनी ने जिक्र किया, जब आप माइक पोम्पियो के टोन टेनर की बात करते हैं, क्वाड्रिलैटरल मीटिंग के बाद में जो स्टेटमेंट्स आई, माइक पोम्पियो ने चीन का नाम लिया, चीन पर जो है वो गरजे बरसे, और जो कहते हैं नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, जबकि दूसरे स्टेटमेंट्स में चीन का नाम नहीं लिया जाता। आज एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल की जब बैकग्राउंड ब्रीफिंग होती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है वो कोई अलायंस नहीं है, इसके दरवाजे खुले हैं अगर दूसरे सदस्य भी आना चाहते हैं। और एलएसी के अग्रेशन के मद्देनजर में वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन और एस्केलेट ना हो, हम नजर बनाए हुए हैं। चीन पर ये जो अलाइनमेंट है, ये सेम पेज पर नजर आता है, या आपको लगता है चूंकि अमेरिका में इलेक्शन ईयर है तो वहां ज्यादा तीव्र शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये इंडो पैसिफिक की जो बैलेंसिंग है इस वक्त, या जो पॉलिसी है, उसमें कोई बदलाव की संभावना है 3 नवंबर के बाद? जो आपने बहुत ठीक टिप्पणियां की हैं, और मेरा जवाब ये है कि ऑल ऑफ द अबव, ये सब चीजों का कुछ कुछ अंश है। और देखिए, जो अहम बात यह है कि 2 साल में इतना परिवर्तन आ गया है जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में कि लगता है कि एक सदी निकल गई हो, और चीन का नकाब हट गया है। चीन का जो असली चेहरा है, अग्रेसिव चेहरा, जो लैंड ग्रैब कर रहे हैं, जो उन्होंने साउथ चाइना सी में किया है, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को चुनौती दी है, जिस तरह से वो एक साइनोसेंट्रिक एशिया बनाना चाहते हैं, जिस तरह से भारत के साथ उन्होंने 30 साल के वायदे तोड़े हैं, तो लोगों को ये समझ आ गया है कि ये बात नहीं है कि ये हमारे साथ होगा कि नहीं, ये बात है कि कब होगा। और तो
हकीकत ये है कि एक जो खतरा है, जब हम बात करते हैं फ्री एंड ओपन एशिया इंडो पैसिफिक रीजन या फ्रीडम ऑफ फ्लाइट्स और नेविगेशन, तो हम फ्रीडम की या रिस्क की क्यों बात करते हैं, कहाँ से खतरा आता है? तो हकीकत यह है कि या तो हम आंखें बंद कर लें और कहें कि कुछ नहीं हो रहा है, या जैसे अमेरिका कहता है, हम ये बात करें कि देखिए हम खतरा कहाँ से आ रहा है। तो जाहिर है कि जैसे जैसे खतरा सामने आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, ये एक एवोल्यूशन है। ये डायलॉग जो बना है, इसमें अब जो सिक्योरिटी है, रक्षा का मुद्दा, अग्रेशन को चैलेंज करने का मुद्दा बहुत प्रबल हो गया। तो ये फैक्टर बहुत जरूरी है। और हाँ, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और खास तौर पे पोम्पियो, अभी भी पोम्पियो साहब ने ये कहा है कि जो डिस्कशन होगा कल, वो होगा कि जो स्वतंत्र देश हैं वो किस तरह से जो खतरा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका मुकाबला कर सके। तो कल के वार्तालाप के लिए भी उन्होंने ये कहा है। तो ये सब पहलू इसमें आ जाते हैं। अगर समय है तो मैं एक दो चीजों पे और टिप्पणी करना चाहता हूँ, नहीं है तो रुक जाता हूँ। जी जरूर बताइए। देखिए, जो प्रोफेसर पंत ने बात की, वो बहुत अहम बात की कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डायलॉग है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। पहले हम ये कहते थे कि नहीं, इस वक्त तकरीबन 60 डायलॉग हैं, 60, जो कि तकरीबन हर एक चीज के लिए के ऊपर बातचीत करते हैं। जो रही बात कि इस वक्त मीटिंग क्यों हो रही है, तो इस वक्त ज्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन साहब का, कमला हैरिस का या ट्रंप जो भी आते हैं, उनका रुझाव मालूम है। जो बाइडेन साहब कहते हैं कि मैं तो 1% इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, कमला हैरिस 50% भारतीय हैं, ट्रंप साहब इज इन लव विद इंडिया। तो कोई मुश्किल नहीं लगती है इसमें, क्योंकि 20 साल से रुझाव पता है। आखिरी बात यह है कि जो हम ट्रांजैक्शनल होने की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हर एक ट्रांजैक्शनल होता है। अगर आप किसी देश के साथ हाथ मिलाते हैं, या तो इसलिए मिलाते हैं कि आपको इसमें लाभ है और दूसरे देश को लाभ है। तो हम डिफेंस इक्विपमेंट अगर इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि हमको अमेरिका को कोई फेवर कर रहे हैं, हमको जरूरत है। तो जो जिस तरह से रिश्ता बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अहम है, और मैं इसको स्वागत करता हूं। आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगी आपसे प्रोफेसर पंत। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर तो हमने बात कर ली, लेकिन क्योंकि ये 2+2 है, विदेश मंत्री भी होंगे, और एक जो अहम मसला है इस वक्त इमिग्रेशन का, अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस जीत कर आते हैं, इस मसले को इस वक्त जो है भारत की तरफ से कैसे उठाया जाना चाहिए, खास करके क्योंकि H1B वीजास वगैरह पर जो कुछ फैसला लिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो काफी हार्ड हिट कर रहा है जो इंडियन टेक जायंट्स हैं या IT कंपनीज हैं, और खुद इंडियंस जो अमेरिका में इस वक्त नौकरी कर रहे हैं। जी, ये मुद्दा मुझे लगता है कि एक तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, क्योंकि चुनाव है और इलेक्शंस हैं, और ये मुद्दा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खुद ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कैंपेनिंग में 2016 में, आप याद करें, और उसके बाद जो उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए, और हमारा उनसे फ्रिक्शन भी बना रहा है इस मुद्दे को लेकर। हालांकि जब जाते जाते भी वो कुछ थोड़ी ऐसा गिफ्ट्स दे के जा रहे हैं जो कि बड़े मुश्किल होंगे एक्सेप्ट करने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाइडेन साहब का रवैया इसमें देखें तो वो काफी डिफरेंट है, और काफी उसका अप्रोच उन्होंने बदला हुआ, काफी ओपन एंडेड उन्होंने बात करी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उतने ओपन एंडेड वो रह पाएंगे जितना वो अभी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी की हालत है और जिस तरह के प्रश्न वहां पर डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक इश्यूज पर है फोकस, उनको भी अपने जो ओरिएंटेशन है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन इस विषय पर, कुछ फ्रिक्शन इस विषय पर बना रहेगा, कोई भी सत्ता में आए। लेकिन अगर ट्रंप साहब के साथ हम इस बात को मैनेज कर पाए, तो मुझे लगता है हम बाइडेन साहब के साथ इसको भी मैनेज कर पाएंगे अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। लेकिन ये मुद्दा उठाया जाएगा और उठाया जाना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा मुझे लगता है सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को डेलिकेटली उठाया, और ये जो एक पॉजिटिव रहा कि इसको हावी नहीं होने दिया पूरे रिलेशनशिप पर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन अगर ये मुद्दा सारे रिलेशनशिप को ही ओवरवेल्म कर ले, तो उससे मुझे नहीं लगता भारत को कोई फायदा है।
तो ये मुद्दे उठाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि जो बाकी विषय हैं जो मुझे लगता है सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको ही ओवरशैडो कर ले। सुहासिनी, आपसे आखिरी कमेंट्स। आपके हाल की आपने लेख में लिखा कि इंडिया को जो है हार्ड बार्गेन ड्राइव करने की जरूरत है। किन मुद्दों पर? क्योंकि जो काटका सैंक्शंस को लेकर सबसे ज्यादा चिंताएं हैं, खास करके ईरान के साथ जो ताल्लुक हो, ट्रांजैक्शंस हो, या रशिया के साथ S-400 का आपने जिक्र किया, उस पर जो बातें आई हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक फेवरेबल पोजीशन ले रखा है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने ये कर भी दिया है कि मिस्टर पोम्पियो और मिस्टर एस्पर को यहाँ बुलाया है, और जैसे एम्बेसडर प्रकाश ने कहा था, हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक नॉर्मली एक इलेक्शन के एक हफ्ते पहले हम डिग्निटरीज को नहीं बुलाते हैं, लेकिन अगर हमने बुला भी लिया है और हम टॉक्स भी कर रहे हैं और हम इनके एग्रीमेंट पे साइन भी कर रहे हैं, तो शायद हमें अपने लिए भी कुछ ठोस चीजें मांग लेनी चाहिए, जिन पे हम पिछले 4 साल से इनसे बात कर रहे हैं। जिस तरह से है ये जीएसपी स्टेटस पे, जो जीएसपी स्टेटस मिस्टर ट्रंप ने विड्रॉ किया था इंडिया के एक्सपोर्टर्स से 1.5 साल पहले, उसको वापस देने का वायदा अगर हम अभी इनसे बात कर सकें, हालांकि कॉमर्स की जो इश्यूज होते हैं नॉर्मली 2+2 में नहीं आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बात भी की है पिछले साल में। दूसरा, जैसे आपने कहा, S-400 कैट्सा पे जो एग्जेम्पशन इंडिया को मिलना था, अगर वो अब किसी तरह से ठोस कदम ले लें और कह दें, तो इंडिया के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर किसी तरह से एक डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन अगले साल आए, और ये डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन का रशिया पे हमें पता है क्या रुख है, जो कैट्सा जो सैंक्शन लॉ है वो डेमोक्रेट्स ने पुश करवाया है अमेरिकन के थ्रू, अमेरिकन कांग्रेस में। तो अगर हमें किसी तरह से अभी अपफ्रंट रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन से ये अश्योरेंसेस मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये भारत के पक्ष में होगा। और इन चीजों पे हमारी जो बातचीत 4 साल से रह चुकी है, हमें फिर से नहीं करनी पड़ेगी, अगर वो किसी तरह से हमें भी कुछ अश्योरेंसेस दे दें। इसका मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि जो वो कह सकते हैं आज, शायद एक हफ्ते पहले नहीं कह पाएंगे। हो सकता है वो कह पाएंगे, लेकिन ये हम रिस्क ले रहे हैं, गैम्बल ले रहे हैं। तो अगर हम गैम्बल ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें अपने लिए भी बार्गेन करना चाहिए। तो आखिरी सवाल आपसे एम्बेसडर प्रकाश। सुहासिनी ने ट्रेड के इश्यूज का जिक्र किया, और ट्रेड एक ऐसा एरिया है जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत के लिए बहुत डिसफेवरेबल रहा है। जीएसपी का मुद्दा हो, डेवलप्ड कंट्रीज के तर्ज पर ट्रीटमेंट की बात हो, या आप की जो ड्यूटीज हैं, एल्यूमिनियम स्टील की टैरिफ्स है, उनको रेस करने की बात हो, तो इन मुद्दों पर कुल मिलाकर आपको लगता है क्या इसका जिक्र होगा 2+2 डायलॉग के दौरान? और आप क्या जाते जाते रेटिंग करना चाहेंगे आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक हफ्ता बाकी है, 1 से 10 के पॉइंट कार्ड पर कितना पॉइंट्स देंगे आप कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स या प्रिज्म को अगर हटा दे तो कितना फेवरेबल रहा ये रिलेशनशिप? मुझे नहीं लगता है कि आर्थिक मामलों पे ज्यादा बात होगी, और कोई इसके इंडिकेशंस हैं भी नहीं, क्योंकि ये बात हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के साथ और उनके यूएसटीआर के साथ हो रही है, और समझा ये जाता है कि काफी आगे बढ़ गया है, काफी ये नतीजे के पास पहुंच रही है चीज। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर बात हुई भी तो औपचारिक तौर पे जैसे कहते हैं कि कोई इशू को फ्लैग करने वाली बात होगी, उससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फोकस जो है कुछ और है। और शायद इस वक्त कोई भी सरकार के नुमाइंदे कोई कमिट नया कर पाए, वो मुझे नहीं लगता है। अमेरिकन सिस्टम में भी नहीं होगा शायद। और जहां तक ट्रंप साहब की बात है, उनके कितने अंक देने चाहिए, तो इसका सवाल थोड़ा सा ये लंबा है। डिपेंड करता है कि वो जब सुबह उठते हैं तो कितने अंक दूंगा, रात को सोते हैं तो कितने अंक दूंगा, तो मैं इसके औसत निकाल के आपको बताऊंगा। और वो जब ट्वीट करते हैं तब भी वो अंक शायद बदल जाते हैं। बहरहाल जाहिर सी बात है कि इस वक्त भारत अमेरिकी रिश्ते की जो डायनामिक्स है वो पहले से कहीं ज्यादा बदली है, मजबूत हुए हैं। खास करके सुरक्षा के पहलू, डिफेंस के पहलू में अगर हम देखें तो P-8 C-17 एयरक्राफ्ट की जो सबसे बड़ी फ्लीट है अमेरिका के बाहर, आज दरअसल वो भारत के पास है। तो इस तरह के कई सारे अहम पहलू, और 2 बड़ी लोकतांत्रिक देशों के बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल पर हो, तो ये और अच्छी बात है मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल सुहासिनी हैदर, एम्बेसडर प्रकाश और प्रोफेसर पंत, आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अगर आप सब भी मेरे साथ मेरे YouTube स्टेशन पर जुड़े, और सत्य हिंदी के दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नमस्कार।